हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 20 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज डिस्कशन का हमारा पहला टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू मियावाकी प्लांटेशन। सर, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस देखिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी जो लेटेस्ट इस बार मन की बात एपिसोड था ना, उसमें इसका जिक्र किया है। साथ में उन्होंने बात करी है राफी नामनाथ जी की, जो कि एक केरला बेस्ड टीचर हैं, जिन्होंने इस टेक्निक को यूज़ करते हुए एक जो बंजर ज़मीन होती है ना, उसके अंदर एक मिनी फॉरेस्ट जिसका नाम क्या है, विद्यावनम, इसको प्लांट किया है। अब आप लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर कहना क्या चाहते हो? देखो, कहना सिंपल ये चाहते हैं कि जैसे मान लो, स्पेशली मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ अर्बन एरियाज़ की। अर्बन एरियाज में ना थोड़ा प्लांटेशन या फॉरेस्ट उगाना थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है, क्योंकि आप देख लो कि इतनी सारी अर्बनाइजेशन की वजह से हमें उतनी प्लांटेशन नहीं हो पाती। ऐसे टाइम के ऊपर ना हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स चाहिए होती हैं जहां पर हम अर्बन फॉरेस्ट को ग्रो कर पाए, और उसी की एक टेक्निक है मियावाकी टेक्निक। सर, ये नाम कहाँ से आया है मियावाकी? देखो, एक जापानीज साइंटिस्ट है या बॉटनिस्ट आई वुड रेदर से, अकीरा मियावाकी, उन्होंने ये टेक्निक दी है। इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है, आप एक जगह पर इस टेक्निक को यूज करते हुए तेजी से फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर तेजी से कैसे ग्रो कर सकते हैं फॉरेस्ट को? देखो, समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। यहाँ पर दरअसल में होता पता क्या है, यहाँ पर एक तरह से ना, पहले तो मान लो कि जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं, तो मुंबई की जो भी लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, उनको स्टडी किया जाएगा। ठीक है सर, उन कंडीशंस को स्टडी कर लिया। फिर स्टडी करने के बाद जो सीड्स है ना, वो सीड्स इस तरह से चूज करे जाएंगे जो कि वहाँ के नेटिव हों। कहने का मीनिंग क्या, कोई भी हम यहाँ पे ऐसा फॉरेस्ट नहीं लगा रहे या फिर ऐसे प्लांट्स नहीं लगा रहे जो यहाँ से बाहर की हों, नहीं, वहाँ के नेटिव होने चाहिए। अब क्योंकि वो नेटिव है, तो इस वजह से पता क्या होगा, ये जो प्लांट्स लगेंगे इस तरह से या जो फॉरेस्ट हम बनाएंगे, उनको ना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना ज़्यादा पानी देने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ना ही और कुछ फर्टिलाइजर केमिकल इस तरह के डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। अब एक बार हमने एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ लिया, अच्छे से उनको चयन कर लिया कि क्या चीज़ हम प्लांट करना चाहते हैं, इनकी 3-4 लेयर्स हम करेंगे, 2-4 टाइप्स इंडिजिनस ट्रीज की करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली उनको काफ़ी हाई डेंसिटी के साथ ना हम उन सीड्स को प्लांट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ग्राउंड को गीली मिट्टी के साथ कवर कर देंगे, एक तरह की मल्चिंग की जो लेयर होती है ना, एक थिक मल्चिंग की लेयर लगा देंगे। इसके बेसिस के ऊपर हम क्या कर पाएंगे, 2 से 3 साल के अंदर ना छोटे एरिया के ऊपर भी हम फॉरेस्ट को उगा सकते हैं। इसी का नाम क्या है, मियावाकी टेक्निक। आई बात समझ में? तो ये है क्या, ये अकीरा मियावाकी जो कि जापानीज बॉटनिस्ट हैं, उनके द्वारा 1970s के अंदर डेंस अर्बन फॉरेस्ट को एक छोटे एरिया के अंदर उगाने की एक टेक्निक थी। इंडिया में भी अलग अलग जगह पे ये टेक्निक को यूज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी जैसे इनकी बात कर रहे थे ना, जो केरला बेस्ड टीचर की हम बात करते थे, राफी रामनाथ जी की, इनके अलावा भी मुंबई के अलग अलग एरियाज के अंदर, ठीक है ना, उनको यूज किया जा रहा है। जैसे अब एग्जाम्पल के अंदर मैं बताऊं आपको, तो चांदीवली के अंदर आपको नाहर अमृत शक्ति उद्यान देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मियावाकी टेक्निक है, उसका वहां पर भी यूज किया गया है। ठीक है, जो हमारी मुंबई की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा बीएमसी के द्वारा भी इसके थ्रू ही मरोल आंध्री ईस्ट के अंदर, अंधेरी ईस्ट के अंदर इसको यूज किया गया है। इस तरह से तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी अलग अलग जगह पर भी मियावाकी टेक्निक को यूज किया गया है। तकनीक तो सर समझ आ गई हमें, ठीक है ना। 2 से 3 साल के अंदर वो अपने फुल पोटेंशियल पे भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। कोई पानी की जरूरत नहीं है, कोई मैन्योर डालने की जरूरत नहीं है। तो पर इससे सर फायदा क्या होगा? देखो, आप नोटिस करो ना, हमने क्या किया, हमने जल्दी से फॉरेस्ट उगा दिया एक तरह से, ठीक है। तो फॉरेस्ट के होने से जो भी फायदे होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वहाँ का सरफेस टेम्परेचर, इसको रेगुलेट कर पाएंगे जो सारे प्लांट्स होंगे। और क्योंकि हमारा ग्रीनरी हो चुकी है, तो डस्ट पार्टिकल्स को भी अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, जो नेटिव या इंडिजिनस प्लांट्स की मैं बात कर रहा था, जैसे आपका आंवला हो गया, बेल हो गया, अर्जुन, गुंज, ठीक है, तो इस तरह से अनजान, ये इस तरह के फॉरेस्ट को यहाँ पे यूज किया जाएगा। अकॉर्डिंगली हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे जो कार्बन लेवल्स हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा और बायोडाइवर्सिटी भी होगी। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मियावाकी टेक्निक के देखने को मिल जाते हैं। इवन देखो, यूपीएससी 2022 में सेम क्वेश्चन भी आया था, मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर, तो बहुत ईजी आंसर है, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, राइट। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेफिनेटली हमारे फाउंडेशन कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते थे, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो CTR मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जहां पर आपका क्लास टेस्ट रिवीजन मॉडल को फॉलो किया गया है।
क्योंकि देखो यूपीएससी अपने आप को चेंज कर रहा है, तो हमें भी अपने जो टेक्निक है पढ़ने का उसको थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपकी क्लासेस के साथ साथ आपकी रेगुलर टेस्टिंग भी हो रही है, आपकी बार बार रिवीजन भी हो रही है, ताकि आपको चीज़ ना भूल ना जाओ, क्योंकि सिलेबस इतना होता है कि बार भूलने की टेंडेंसी होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कम किया जा रहा है। साथ में इसके अंदर आपको बहुत सारे और फीचर्स मिल जाएंगे। जीएस क्लासेस के साथ आपको ऑप्शनल क्लासेस, आपको सीसेट क्लासेस एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको हार्ड कॉपीज मिलेंगी, आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी। तो ये सारे अलग अलग फीचर्स के हो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो हमारी वेबसाइट pwonlys.com के जाके, या फिर हमारे जो नंबर्स हैं 9920613613 उस पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आप चाहें तो और मॉर्निंग बैच ज्वाइन कीजिए, चाहे आप इवनिंग बैच भी। और ये दो तरह से अवेलेबल है। एक तो हमारा हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पर डायरेक्टली जो ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है सेम हाइब्रिड में आपको लाइव मिलेगा, एंड साथ में एक ऑफलाइन माध्यम भी है, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। हाइब्रिड के अंदर एक अच्छा खासा आपको ऑफ दिया जा रहा है, तो मेक श्योर आप उसके अंदर एनरोल कीजिए। राइट। अगला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू गांधी पीस प्राइज। देखो इस बार का जो बेसिकली 2021 का जो गांधी पीस प्राइज है वो किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। अब ये थोड़ा इसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आप सभी ने भी ना या तो एटलीस्ट या तो बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे भगवद गीता, रामायण, उपनिषद, इनको पढ़ा होगा या फिर देखा जरूर होगा। देखो उसके जो पब्लिश करने की एजेंसी है ना, जो इसको पब्लिश करती है, दैट इज गीता प्रेस। ठीक है। आज के तक ना इन्होंने 41 करोड़ से भी ज्यादा बुक्स को पब्लिश कर दिया है, और 16 करोड़ से भी ज्यादा जो श्रीमद् भगवद गीता है उनको यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। 1923 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अभी 2023 में इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको जो सेठ जया दयाल, ठीक है, गोयनका, और साथ ही साथ श्री हनुमान प्रसाद पोडार और श्री घनश्याम दास जलान, इन्होंने इसको सेटअप किया था एज अ यूनिट ऑफ गोविंद भवन कार्यालय, और एक तरह से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया था। लोकेशन इसकी देखने को मिलती है हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। और आज तक कभी भी इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करी अपने लिए, कोई भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए ऐसी चीज़ इन्होंने नहीं करी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका काम क्या है? देखो काम इनका यही है कि आप नोटिस करो कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, उपनिषद हो गया, इनकी जो अलग अलग टीचिंग्स हैं उनको आगे लोगों तक पहुंचाना। इतना जो इंपॉर्टेंट मैसेज ये देते हैं, जो बुक्स हमें ये जो हैं रिलीजियस टेक्स्ट है, हम इतना इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, इनको लोगों तक पहुंचाना। और इसी वजह से जो इनका प्राइजेस होते हैं बहुत ही कम दाम होते हैं, बहुत ही सब्सिडाइज प्राइजेस पे होते हैं। तो सर इसके बारे में तो समझ आ गया गीता प्रेस के बारे में। ये गांधी पीस प्राइज क्या है? देखो गांधी जी के आप सभी जानते हो विचारों के बारे में, आप जानते हो जैसे सत्य अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस की बात कर लो, या जो और अलग अलग गांधीयन मेथड्स हैं। अब बहुत सारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरा आई शुड से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं इन मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए, और दुनिया में एक तरह का बदलाव लेकर आते हैं। उन पर्टिकुलर लोगों को सम्मानित करने के लिए, उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को सम्मानित करने के लिए ये गांधी पीस प्राइज उनको दिया जाता है। इसकी स्टार्ट हुई थी 1995 के अंदर, जब हमारे महात्मा गांधी जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप इंडियन ही होने चाहिए तभी आपको मिलेगा, नहीं। आपका कोई भी नेशनैलिटी हो सकती है, आपको तब भी ये मिल सकता है अगर आप गांधीयन मेथड्स अडॉप्ट करते हो दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, जेंडर, कोई ऐसा यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, सभी पर्सनस के लिए ओपन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए, जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है उनको भी मिला है। इवन जो जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, उनको भी ये गांधी पीस प्राइज वहाँ पे मिला है। तो इस तरह से नेशनैलिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जो भी जीतता है उसको जो प्राइस दिया जाता है दैट इज 1 करोड़ का। ठीक है। और बाकी और भी जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडलूम आइटम्स, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। जो अभी गीता प्रेस की हम बात कर रहे थे ना, उन्होंने बाकी चीज़ें तो एक्सेप्ट कर ली, पर ये जो कैश प्राइस था ना 1 करोड़ का, मतलब कैश अमाउंट था, इसको यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने उनका मानना है कि ये चीज़ अलाउड ही नहीं है उनके यहाँ पे कि आप इस तरह से डोनेशंस को एक्सेप्ट करो या ग्रांट्स को एक्सेप्ट करो। ठीक है। तो बाकी आप इसरो को देख सकते हो, इसरो को भी ये चीज़ मिल चुकी है। रामाकृष्ण मिशन हो गया, विवेकानंद केंद्र हो गया, कन्याकुमारी हो गया, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, ये इनको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ये डिसाइड कौन करता है कि किसको अवार्ड मिलेगा? देखो एक जूरी होती है जहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, एंड साथ ही साथ चीफ जस्टिस हो गए हमारे इंडिया के। ठीक है। साथ में ही जो लोकसभा के अंदर सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हो गया, तो ये और साथ में इनके दो एमिनेंट पर्सनैलिटीज ये मिलकर डिसाइड करती हैं कि आखिर गांधी पीस प्राइज किसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज एलिगेटर गार फिश। ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना, इस फिश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो। अब ये जो पर्टिकुलर फिश है ना, ये आज के टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में जो डल लेक आपको देखने को मिलती है ना, वहां पर मिली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है।
सर खराब बात क्यों है? क्योंकि ये वाली फिश वहां देखने को मिली है ना, तो हमें डर है कि जो एक्चुअली जो फिशेस वहां पे देखने को मिलती हैं उनके ऊपर थोड़ी खतरा आ गया। क्योंकि नोटिस करना, ये जो पर्टिकुलर फिश है ये हमें इंडिया में नहीं, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका की नेटिव फिश है, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी। अब उससे बाहर ये दिख रही है, इंडिया में देखने को मिल रही है, तो इससे क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि कोई ना कोई जो नेटिव फिशेज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं पहले देखने को मिली, नहीं, आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला के अंदर इसके देखने की और इसको कैप्चर करने के हमारे पास इंस्टेंसेस हैं। पर डल लेक के अंदर ये मिलना थोड़ा सा, मतलब ना, वहाँ की लोकल जो नेटिव स्पीशीज हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। ध्यान में क्या रखना है, ये एक यूरी हेलाइन रे फिन्ड फिश है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यूरी हेलाइन का मीनिंग क्या होता है? देखो, जब भी हम बात करते हैं ना हेलाइन की, आपको ध्यान रखना है इसमें सैलिनिटी का। तो सैलिनिटी मतलब जो खारापन बोलते हैं ना, तो खारापन का ध्यान रखना है। और दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है स्टेनो, एक होता है यूरी। जब हम बात करते हैं स्टेनो हेलाइन की, स्टेनो हेलाइन का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा खारेपन की रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब एक स्मॉल रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही ये टॉलरेट कर सकते हैं। यूरी हेलाइन का मतलब कि वहां पर खारेपन की रेंज अच्छी खासी हो सकती है, वो टॉलरेंट है, अगर खारापन कम है, खारापन बहुत ज़्यादा है, तब भी उनको टॉलरेट कर पाएंगे। तो ये जो एलिगेटर गारफिश है ये क्या है, यूरी हेलाइन, मतलब अच्छा खासा दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी इन दिस केस, ठीक है। और एक्चुअल में इनका नाम दरअसल में इसी वजह से आया है क्योंकि आप नोटिस करो कि इनका जो हेड है ना वो एलिगेटर की तरह दिखता है, ठीक है ना, और इनके टीथ काफी रेजर शेप्ड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि जैसे ना ये किसी को मान लो इनको खाना है, तो खाते टाइम ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि इनके ये च्यू नहीं कर सकते, मतलब उनको बाइट नहीं कर सकते, ठीक है, जो उनका फ्लैश का पीसेस है ना उनको बाइट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको सीधा अंदर लेना पड़ता है, मतलब स्वेलो करना पड़ता है एक तरह से। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। ह्यूमंस के लिए हार्मलेस है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो करते हैं, लगभग 50 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं विद इन द फर्स्ट ईयर, अगर प्रॉपर कंडीशंस इनको मिलती हैं। ये पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी ब्रीथ कर सकती हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कार्निवोरस है इनकी डाइट, ठीक है, किसी के ऊपर भी जैसे स्मॉल फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स अबव वाटर जो हमें देखने को मिलेंगे, इन सभी के ऊपर ये प्रे कर सकती है। जल्दी कहाँ देखने को मिलती है, जैसा मैं आपको बता भी रहा था, ये आपको नॉर्दर्न अमेरिका में ज़्यादातर देखने को मिलेगी, तो सदर्न यूएस हो गया, ठीक है, मैक्सिको, वहाँ पर मेजरली इसको देखा जाता है, और इसका IUCN स्टेटस हमें लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, दैट इज वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। अब इसको समझते हैं। देखो, वैभव का आप मीनिंग जानते होंगे, वैभव का मीनिंग होता है एक तरह की ग्लोरी, ठीक है, एक तरह का शान और शौकत, या मतलब एक तरह की सुख शांति कह लो, ठीक है। अब यहाँ पर वैभव की ना एक फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अब यहीं से थोड़ा एक आइडिया लगेगा। देखो, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक कहने का मीनिंग क्या, एक तो हम बात कर रहे हैं किसी भारतीय की, ठीक है, तो बेसिकली लेट्स से कोई इंडिया का कोई पर्सन है, बेसिकली इंडियन डायस्पोरा का कोई पर्सन है, वो दूसरी कंट्रीज में काम कर रहा है। किस चीज में सर काम कर रहा है? वो काम कर रहा है स्टेम में, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, इनमें से किसी में भी वो काम कर रहा है लेट्स से, ठीक है। तो हो सकता है ना, इस पर्टिकुलर जो हमारा इंडियन डायस्पोरा का ये पर्सन है, ये यहाँ पर इनमें काम कर रहा है, किसी और रिसर्च में काम कर रहा है, तो उसको इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम उनको कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम एक तरह से हमारे पास देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो पर्सन होगा ना, जो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, ये वहां पर दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर काम कर रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छी खासी रिसर्च कर रहा है, तो इसको इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ हम इनको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आगे रिसर्च करेंगे। अकॉर्डिंगली इंडिया में भी एक तरह का रिसर्च का इकोसिस्टम बनेगा इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ये यहाँ पर इसका काम है, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को हम करते हैं, ठीक है, आप नोटिस करना, वो NRI हो सकता है, जो OCI PIO हो गया, ये हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, उनके साथ हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उनको ये फेलोशिप दी जाती है, ठीक है, तो 4 लाख पर मंथ का इनको फेलोशिप दी जाती है। अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल ट्रैवल होगा इनका, जहाँ पे वो करंटली काम कर रहे हैं और जहाँ पे वो इंडिया में काम करेंगे, ठीक है, उनको प्रॉपर अकोमोडेशन, ये सारी अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती हैं। देखो, दरअसल में क्या है ना, रिसर्च कहीं ना कहीं अगर मान लो कि बाहर की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया में अगर आएगा तो इंडिया को बहुत बेनिफिट्स हैं इसलिए, इसलिए अच्छा खासा उनको यहाँ पे ना चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम कनेक्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, पब्लिक फंडिंग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हो गया, ये यहाँ पर काम है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, DST, वो यहाँ पर कनेक्टेड है। अब इन सभी साइंटिस्ट के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है। पहली बात तो यही है कि आप NRI हो सकते हो, आप PII, जो OCI है, अब तो एक ही हो गया एक तरह से, तो करंटली जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनके लिए हो सकता है,
ठीक है। साथ में ही उनका एक पीएचडी, एमडी, एमएस ये डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वो जहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं वो टॉप 500 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आना चाहिए, ठीक है। साथ में उनका जो प्लान हो कि कम से कम 1 महीने का इंडिया में रिसर्च करें या फिर मैक्सिमम 2 महीने 1 साल के अंदर। और ऐसा नहीं कि एक बार बस कर दिया, नहीं, 3 सालों का उनका प्लान होना चाहिए कि मिनिमम 1 मंथ अ ईयर और मैक्सिमम 2 मंथ अ ईयर का वो रिसर्च वर्क इंडिया के अंदर वो परस्यू करें, ठीक है। और 1 साल में वो एक ही बार अपना प्रपोजल इस तरह से सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह से जो इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ टाई अप करना है, ठीक है, एक तो पर्सन हो गया बाहर का, एक इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ भी तो टाई अप होगा, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, उनकी देखो ऑलरेडी जो रैंकिंग होनी चाहिए एनआईआरएफ के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर, वो टॉप 200 के अंदर होनी चाहिए। साथ में ही जो NAAC की जो एक्रेडिशन रैंकिंग्स है उनमें उनको ए ग्रेड मिला होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली, कैसे फेलोशिप वर्क करेगी, उनको प्रॉपर ग्रांट्स दी जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली वो कोलैबोरेट करेंगे। ध्यान रखना, वैभव के सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ लेना कि वैभव स्कीम किससे रिलेटेड है, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखो एक्चुअल में आपको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जानते होंगे OECD कंट्रीज के बारे में। सर OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर जनरली वो कंट्रीज आती हैं जो थोड़ी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा होता है, वो सारी कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब इसी के अंदर हमें एक ना एजेंसी देखने को मिलती है, मतलब इसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जो कि OECD फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है, दैट इज IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दरअसल में हुआ पता क्या था, 1973 में ना हमें ऑयल क्राइसिस देखने को मिला, ठीक है ना, दुनिया भर में। तो एक तरह से उस टाइम की दुनिया की कुछ कंट्रीज साथ में आई ताकि एक तरह से हम ना कलेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाए इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। तो OECD के अंतर्गत इसको सेटअप किया गया आफ्टर द 1973 ऑयल क्राइसिस। तो 1974 में इसका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल जाएगा कि ये जो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज के अंदर डिसरप्शंस आ रही हैं, ठीक है, उसको कैसे टैकल करें, एनर्जी सेक्टर के रिगार्डिंग प्रॉपर डेटा और एनर्जी सेविंग्स को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ इनोवेशन एंड रिसर्च के अंदर इस फील्ड के अंदर हम कैसे काम करें, ये यहाँ पर इसका IEA इसलिए यहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई। सर अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत बातें चल रही हैं कि इंडिया को भी इसके अंदर ना इंक्लूड करना चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या, आज के टाइम पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है, मतलब फुल टाइम मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। OECD का भी आप जानते हो इंडिया यहाँ पे मेंबर नहीं है, IEA का भी इंडिया मेंबर नहीं है, पर इसकी बातें चल रही हैं कि इंडिया को यहाँ पे मेंबर बनाया जाना चाहिए। हेडक्वार्टर इसको आपको पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करता है, ठीक है, मतलब जो डिसीजन है, मतलब जो ओवरऑल डिसीजन है कौन किसके द्वारा लिए जाते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स होंगे, कैसे वर्क होगा, प्रॉपर बजट कैसे काम करेगा इस IEA का। तो उसके लिए हमें गवर्निंग बोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि पूरा कि कैसे काम का चलेगा और अकॉर्डिंगली क्या डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्निंग बोर्ड के द्वारा। यहाँ पर हर कंट्री की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, उनके जो भी एनर्जी मिनिस्टर्स हो गए या जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पर इस गवर्निंग बोर्ड का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो फिर कंट्री के साथ अकॉर्डिंगली काम किया जाता है, अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। पूरे इश्यूज इस तरह से देखे जाते हैं। ध्यान रखना, इंडिया क्या है, इंडिया एसोसिएशन मेंबर है, इंडिया फुल टाइम मेंबर नहीं है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इंडिया के साथ साथ इवन आप नोटिस करोगे ना, जो ब्राजील है, आप साउथ अफ्रीका की बात कर लो, चाइना हो गया, ये कोई भी इसका मेंबर नहीं है आज के टाइम पर, ये सब क्या है, एसोसिएट मेंबर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो सर क्या क्राइटेरिया क्या होता है, देखो क्राइटेरिया ये है कि पहली बात तो उस पर्टिकुलर कंट्री को OECD का मेंबर होना चाहिए, प्लस कुछ और क्राइटेरियाज हैं, जैसे उसके पास जो इतना रिजर्व होना चाहिए कि वो 90 दिन का जो पिछले साल का इंपोर्ट हुआ, मतलब जितना आपने पिछले साल के अंदर इंपोर्ट किया उसका 90 दिन का कहीं ना कहीं उनके पास रिजर्व होने चाहिए अपने पास। तो एक तरह की एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे चेक करी जा रही है इस केस के अंदर। उसी तरह से कोशिश करी जानी चाहिए कि ऑयल कंजम्पशन को हम धीरे धीरे कम करें। देखो यहाँ पे थोड़ा फोकस ना ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर भी थोड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड साथ में अगर आप नोटिस करोगे कैसे और क्या प्रॉपर लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, कुछ भी इंश्योर करने के लिए ऑल ऑयल कंपनीज अच्छे से वर्क करें, ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारे अलग अलग कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको उतना इनको ध्यान में नहीं देना है, एक बस आइडिया होना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर OECD का तो इंडिया मेंबर है नहीं है, तो इंडिया कैसे बनेगा IEA का मेंबर। देखो यहाँ पर ना जो IEA के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनने ये बात बोली है कि हम इस रिगार्डिंग इंडिया के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या एडिशनल एफर्ट्स इंडिया ले सकता है IEA का मेंबर लेने के लिए, या फिर हम ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, क्या कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करके क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि IEA का इंडिया मेंबर बने, क्योंकि एक्चुअल में वो IEA भी चाहता है कि इंडिया इसका मेंबर बन जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें IEA की रिगार्डिंग अच्छे से पता होनी चाहिए थी।
तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है कंट्री की मेंबरशिप के रिगार्डिंग? वो आईईए का गवर्निंग बोर्ड ही लेता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। एक मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के लिए। इसका जो भी सही आंसर होगा मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी तरह से 3 ट्रू और फॉल्स हैं, ठीक है, जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इसका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे। कल मैंने आपको एक सी सेट का होमवर्क दिया था। इफ ए बी सी एंड डी ई एफ 3 डिजिट नंबर हैं और यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है, और हमें क्या बताया है, ए बी सी प्लस डी ई एफ की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1, ठीक है। तो हमसे वो इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की। अब चलो पहले ना सब सिर्फ इसको नोटिस करो, सी एफ को। अब सी प्लस एफ का कहने का मतलब है सी प्लस एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 दे रखी है। पर आप खुद सोचो, यहाँ पर हमें क्या बताया है, ये क्या है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। अगर सी और एफ जीरो नहीं है मतलब और अलग अलग हैं, तो क्या कभी सी और एफ की वैल्यू 1 हो सकती है? द आंसर इज नो, कभी भी नहीं हो सकती। तो कहने का मीनिंग क्या है, सी और एफ की वैल्यू 1 नहीं है, दरअसल में 11 होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, कभी आप ऐड करते हो तो फिर कैरी भी तो आगे चला जाता है। तो कहने का मतलब एक कैरी यहाँ पे आया होगा और सी प्लस एफ की वैल्यू 11 होगी। सर इतना मुझे समझ आ गया। उसी तरह से आप मुझे ये बताओ, b प्लस ई की वैल्यू क्या होगी? अब नोटिस करना, c प्लस एफ की वैल्यू तो 11 मुझे पता लगी। अब क्या b प्लस ई की वैल्यू 1 होगी? द आंसर इज नो। तो 11 होनी चाहिए ना। पर नोटिस करो, एक तो कैरी आया है, तो 11 नहीं होगी, b प्लस ई की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि एक तो वैल्यू ऊपर से कैरी आया ना, तो b प्लस ई वैल्यू 10 है और ये एक्स्ट्रा कैरी था, इसलिए इसकी वैल्यू हुई 11। ये मतलब 1 यहाँ से आया। फिर यहाँ भी अगर 1 आया तो एक कैरी यहाँ पर भी आया होगा। बिल्कुल आया है सर। तो a प्लस डी की सर वैल्यू क्या हुई? a प्लस डी प्लस की वैल्यू होगी क्या 11 होगी? द आंसर इज नो, ये 10 ही होगी। क्यों सर? एक तो कैरी आया ना, समझ रहे हो? तो हमारे पास a प्लस डी की वैल्यू भी है, b प्लस ई की भी है और c प्लस एफ भी है। और ये ही मेरे से पूछा हुआ है कि इन सभी 6 की वैल्यू क्या है। 6 की वैल्यू क्या हुई? 31 ही तो हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 31। मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, गेटिंग द पॉइंट, मुश्किल नहीं था। बस सिंपली ये देखो ना, c प्लस एफ की वैल्यू 11 होनी चाहिए और 11 होगा तो 1 कैरी आएगा, तो b प्लस ई क्या हो गया 10 और एक कैरी, तो नीचे 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी 1 कैरी था, a प्लस डी की वैल्यू 10 और एक कैरी, तो ये भी 11 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31। मुश्किल नहीं था, थोड़ा स्टूडेंट्स देख के डर गए थे, पर अदरवाइज इट वाज डुएबल। एक ये क्वेश्चन मैं आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर ट्रस्ट मी ये टफ नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार सोचना, 2 मिनट लेना इसको सॉल्व करने के लिए। टफ नहीं है ये, देखने में बस बड़ा लग रहा है, पर अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर अकॉर्डिंगली कल हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली टैकल कर लेंगे। कल जो आपको होमवर्क दिए थे उनका मैं क्विकली एक बार आंसर बताया था आपको। पहला था जस्टिस क्लॉक के बारे में, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है? द आंसर इज फॉल्स। ये किसका इनिशिएटिव था? ये इनिशिएटिव था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। उसके द्वारा एक तरह से कोशिश करी गई थी कि हम देखें कि कितने पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी, क्या ये 29 मेंबर सोसाइटी है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे होम मिनिस्टर क्या इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं? द आंसर इज फॉल्स। हमने डिस्कस किया था कि इसके प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के हमारे प्रधानमंत्री जी, और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो है इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तीसरा हम बात करें महर्षि के बारे में, तो महर्षि क्या इसके साथ लिंक था? द आंसर इज अगेन फॉल्स। यहाँ पर महर्षि के बारे में हमने डिस्कशन जो किया था वो था मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स का इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो मिलेट्स और बाकी और चीज़ों के रिगार्डिंग बात थी, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कल वाले हमने चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। आज की क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था मियावाकी प्लांटेशन के बारे में, हमने इसका पूरा तरीका समझा। हमने देखा कैसे अकीरा मियावाकी के बारे में टेक्निक बताई गई है। बेसिकली क्या तरीका है अर्बन फॉरेस्ट का, ठीक है। नियरली कम एरिया के अंदर, स्मॉल एरिया के अंदर 2 से 3 साल में अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, हम इसको थ्रू ग्रो कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जो हमारे इंडिजिनस वैरायटीज़ हैं उनकी 2 से 4 टाइप्स को हम प्लांट करते हैं विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। ये चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी थी, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। हमने देखा कि गीता प्रेस को, जो इस बार गोरखपुर से बिलोंग करती है, 1923 में एस्टेब्लिश हुई थी, उसके जो 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो इस बार हमने उनको दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमारी कोशिश है कि इनके द्वारा जो भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, उपनिषद, उनको जो पब्लिश किया जाता है, एक तरह से ना मैसेज स्प्रेड किया इन्होंने, तो वो बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पर हम बात जो कर रहे थे गांधी पीस प्राइज़ की, तो उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1995 के अंदर, जब हमारे गांधी जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। यहाँ पर 1 करोड़ का प्राइस और बाकी और चीज़ें जैसे प्लेग हो गया, साइटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान में रखने की, कि ये इंडियन नेशनल्स को ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी दिया जा सकता है। तो नेशनैलिटी का
रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी यहाँ पे अवार्ड ये दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली उन लोगों के लिए जो एक तरह से नॉन वायलेंस का आइडिया देते हैं। अगला हमारा टॉपिक था एलिगेटर गार फिश के बारे में। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो पर्टिकुलर फिश थी इस बार जम्मू कश्मीर की डल लेक में देखने को मिली। ठीक है, जो कि काफ़ी कंसर्न की बात है। रीज़न बीइंग कि ये हमें जनरली नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट फिश स्पीशीज है। इससे पहले भी इंडिया में देखी गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने समझी थी कि ये यूरी हेलाइन है। यूरी हेलाइन मतलब ये लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी को यहाँ पे टॉलरेट कर सकती है। बाकी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कि ह्यूमंस को ये हार्म नहीं करती, बट अदरवाइज अगर इसको किसी को खाना हो ना तो डायरेक्टली वो स्वेलो करती है, क्योंकि वो उसको बाइट नहीं कर सकती। ठीक है, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी ये ब्रीथ कर सकती है। ठीक है, और इसका IUCN स्टेटस हमने देखा था, दैट इज लीस्ट कंसर्न। उसके साथ ही हमने वेबर फेलोशिप स्कीम के बारे में जाना। किसके लिए दिया जाता है? स्टेम के लिए। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन के अंदर। तो जो भी इंडियन डायस्पोरा है, चाहे आप NRI PI उसकी बात कर लो, अगर वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं तो इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। तो ज़रूरी है कि उनको एक PhD हो गया या उनके पास MD MS इस तरह की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो इंडिया में अप्लाई कर पाएंगे। और मिनिमम इंडिया में 1 महीना और मैक्सिमम 2 मंथ तक काम करना होगा उनको, रिसर्च वर्क करना होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। और 1 साल में वो एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लास्टली हमने क्या जाना? IEA के बारे में। हमने ये देखा कि OECD के अंदर ये एक तरह की ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया OECD का मेंबर भी नहीं है, इंडिया IEA का मेंबर भी यहाँ पर नहीं है। इसके हेडक्वार्टर्स हमें पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कोशिश ये है कि हम इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर इंडिया को भी एंट्री दें, इसलिए अलग अलग तैयारियां चल रही हैं। इसकी डिसीजन बॉडी कौन सी थी? हमारा जो गवर्निंग बोर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया इस पर क्या है? एक एसोसिएशन कंट्री है। टोटल 31 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं, पर इंडिया क्या है? एक एसोसिएशन कंट्री है। और इसका मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप OECD के मेंबर होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only IAS ऑफिशियल पर जाकर इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इट फॉर दिस टुडेस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।